नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1067वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज की इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे बीच एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का विषय है, जिन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक अभ्यास के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर चरणजीत सिंह होम्योपैथी जगत के एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, चिकित्सक और मार्गदर्शक हैं। आपने बीएससी, बीएचएमएस, एमडी होम्योपैथी तथा पीएचडी होम्योपैथी की उच्च शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त की हैं। डॉक्टर सिंह को होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त है, जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी के रूप में भी विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया है। वर्तमान में आप श्री गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मेटेरिया मेडिका के तथा प्राचार्य और डीन के पद पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त आपको 36 वर्षों का समृद्ध नैदानिक अनुभव भी प्राप्त है और आपने अपने व्यक्तिगत क्लिनिक के माध्यम से हजारों रोगियों को लाभ पहुंचाया है। महत्वपूर्ण रहा है, जहां आपने लगभग 25 वर्षों तक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया, जिनमें 21 वर्षों तक प्राचार्य के रूप में सेवाएं देना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर चरणजीत सिंह अनेक विश्वविद्यालयों जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी में परीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न अकादमिक परिषदों और बोर्डों के सदस्य भी रहे हैं। होम्योपैथी के प्रचार प्रसार और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वे नियमित रूप से चैरिटेबल होम्योपैथी डिस्पेंसरी और निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से समाज की जरूरतमंद लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। ऐसे अनुभवी और विद्वान वक्ता से आज हमें होम्योपैथी के गहन सिद्धांतों और व्यवहारिक अनुभवों को सुनने और समझने का अमूल्य अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पूरे सम्मान और हर्ष के साथ डॉक्टर चरणजीत सिंह का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने अमूल्य विचारों से हमें सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। सर, आज का आपका विषय है ससेप्टिबिलिटी एंड होम्योपैथी। तो सर, आपका आईएफपीएस मंच, ओवर टू यू सर। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका जो विषय मेरा है वो ससेप्टेबिलिटी और होम्योपैथिक होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए ससेप्टेबिलिटी को समझने के लिए जस्ट ए मिनट। सो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने ट्रिब्यूट्स हनीमैन सर को दूंगा। उनको नमन करते हुए अपनी बात में आगे चालू करता हूं। सो what is homeopathy? So homeopathy has a distinct approach to the concept of disease, the holistic approach by recognizing him as a whole rather in terms of sick parts. Mission of physician, as per Hahnemann, is mission of physician is to treat the sick, not the sickness. So homeopathy has a distinct approach to the concept of disease, the holistic approach by recognizing him as a whole rather in terms of sick parts. Homeopathy emphasizes the study of man from his state of health till it travels to the state of presenting illness. सो एक हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट तक पहुंचने की यात्रा हम
इंडिविजुअलाइजेशन के द्वारा स्टडी करते हैं। और इसको समझने के लिए डॉक्टर हेलीमैन ने एफोरिज्म 3 में जो हमें पैरामीटर दिए हैं उनको फॉलो करके हम पेशेंट की डिजीज की जर्नी को समझते हैं। सो डिजीज किस तरह से शुरू हुई, कहां तक पहुंची। सो इस जर्नी के अंदर जो है हमें बेसिक साइंसेस का नॉलेज इसको समझने में हेल्प करता है। बेसिक साइंस के अंदर हम लोग नॉर्मल बॉडी की स्ट्रक्चर, नॉर्मल फिजियोलॉजी, इसके अलावा पैथोलॉजी और दूसरी साइंसेस को पढ़ के हम क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट तक पहुंचते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ससेप्टिबिलिटी में फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू एनी sort of stimuli that distinguish the living organism from non-living. Susceptibility क्या है? Susceptibility एक क्वालिटी है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। अब जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर इन्फ्लामेशन का आता है। तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन इज रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू एन इंजुरी विच इज इनसफिशिएंट टू किल द ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली जो फंडामेंटल क्वालिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो रिएक्ट करना है किसी भी स्टिमुलस के प्रति, और ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा। जितनी उसकी ससेप्टेबिलिटी है उसके हिसाब से ही वो आगे रिएक्ट करेगा। सो फंडामेंटल क्वालिटी जो है वो रिएक्ट करने की है। सो जनरल क्वालिटी और कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव द स्टिमुलस and to react accordingly. So susceptibility is responsible for continuous existence of life in the world. Susceptibility हमारी existence के लिए जरूरी है। हमारी susceptibility के accordingly हम react करते हैं। So depending on the level of susceptibility, the living organism in the nature is adjusting to the surrounding environment. So ससेप्टेबिलिटी जो है उसको समझने के लिए हम कई डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस के लिए डिफरेंट हेडिंग के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। ससेप्टेबिलिटी का हेल्थ में क्या रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का ससेप्टेबिलिटी में क्या रोल है, डायथिसिस का क्या रोल है, डिजीज कंडीशन में हमारी ससेप्टेबिलिटी कैसे उस चीज के प्रति रिएक्ट करती है। और ससेप्टेबिलिटी के ऊपर ही क्योर डिपेंड करता है, ससेप्टेबिलिटी के ऊपर ही सुप्रेशन डिपेंड करता है, और ससेप्टेबिलिटी ही हमारी रेमेडीज के प्रति हमारी बॉडी का रिएक्शन शो करती है। सो ससेप्टेबिलिटी हेल्प करती है पोसोलॉजी के अंदर। हमें ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सी पोटेंसी देनी है, कौन कितनी डोज देनी है, ये चीजें हमें हेल्प करती हैं ससेप्टेबिलिटी को जो है समझने के लिए। सो ससेप्टेबिलिटी कैसे डेवलप हुई, कैसे डेवलप होती है? ससेप्टेबिलिटी इनहेरिटेड होती है। हम जन्म से कुछ ससेप्टेबिलिटी जो पेरेंट्स से आई है, जेनेटिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम पीछे से लेके आते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द मियास्मेटिक बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स। It also influenced by mental condition and circumstances during production of sperm and ovum. संसार में आने से पहले जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जो कंसेप्शन होती है, कंसीव करती है मदर, तो मदर की कंडीशन क्या है, फादर की कंडीशन क्या है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अभी देखिए रिसेंट एग्जांपल, अभी हम जिस एरा में से गुजर रहे हैं, आप देखिए जो लोग अब वार एरिया में हैं, चाहे वो यूक्रेन के एरिया में थे या ईरान वाली साइड में, इजराइल वाली साइड में, जो बच्चे अभी जिनकी कंसीवमेंट हो रही है, जो जन्म लेंगे, वो क्या थॉट प्रोसेस लेके जन्म लेंगे। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेंटल कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सो कुछ और फैक्टर इसके अलावा हेरिडिटरी के बाद अर्ली और लेट डेवलपमेंटल फैक्टर जो ससेप्टेबिलिटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं, दे इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व कंडीशन
pertaining to the intrauterine life. इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जो बच्चा माँ के पेट में था, तो उस टाइम सर्कमस्टांसिस क्या थे, मदर किस टाइप की वरीज को फेस कर रही थी, क्या डिजीज या टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग, माल न्यूट्रिशन, सो डिफरेंट स्ट्रेस मदर को क्या फेस करने पड़े, उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर आता है। बच्चे की ससेप्टेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंगली डेवलप होती है। हम हिस्ट्री के अंदर एग्जांपल देखते हैं अभिमन्यु का। अभिमन्यु माँ के पेट में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, तो ये उसकी ससेप्टेबिलिटी थी कि उसने उस चीज को जो है जब लेटर एज के अंदर उसने चक्रव्यूह को तोड़ा से। सो इसके अलावा जो लेट एनवायरमेंटल फैक्टर है, जब बच्चा बड़ा होता है, जब वो स्कूलिंग के लिए जाता है, उसके आसपास क्या वातावरण है, उसका सर्कल किस तरह का है, उसका चाइल्डहुड कैसे है, अडल्टहुड कैसे है, उसका न्यूट्रिशन कैसे है, उसका भोजन सात्विक है, तामसिक है, उसकी इंडल्जेंस किस तरह से है, कोई स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, वरी, एंजाइटी, ये सारे लेट डेवलपमेंटल फैक्टर भी इसको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं these both genetic and environmental factor influence the susceptibility of the individual, the factor, इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे एज है, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये सब चीजें इसके डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। सो ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्ट करते हैं डिजीज के प्रति, हेल्थ के प्रति, क्योर के प्रति, सुप्रेशन के प्रति। सो इसको और बेटर वे में समझने के लिए अगर हम कोशिश करें तो हम सबसे पहले मॉडर्न एरा के साथ कंपेयर करेंगे, मॉडर्न मेडिसिन के साथ, तो हम बात सेल की करेंगे। सेल को इंजरी हुई और सेल कैसे रिएक्ट करती है, अपने आप को कैसे अनुकूल करती है, कैसे अडेप्टेशन होता है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इन हेल्दी कंडीशन द सेल रिमेन इन अकॉर्ड विद ईच अदर। नॉर्मली जैसे हनीमैन ने कहा है, हमारी वाइटल फोर्स जो है एक हारमोनियस प्ले में रन करती है। सो इसी तरह से cells are the basic unit of the life. In healthy condition, the cells remain in accordance with each other. एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करते हैं। जब माइक्रोस्कोप आया, माइक्रोस्कोप के बाद हम सेल को समझने लगे। हैनीमैन के टाइम साइंस मैक्रो लेवल की थी, लेकिन 1855 में जब ल्यूवन हॉक ने लेंस बनाए तो साइंस मैक्रो से माइक्रो की तरफ डेवलप हुई। 1859 में विर्चोज, जिनको फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले प्रोपेगेट किया द concept of disease, that disease occurs due to abnormalities at the level of the cell. जो abnormalities हैं, जो disease हैं, वो सेल के लेवल से शुरू होती है। सो प्रत्येक डिजीज सेल के लेवल से शुरू होती है। तो मेजर 2 हाइपोथेसिस विर्चो ने दी। नंबर 1, ऑल डिजीज कम फ्रॉम अदर सेल। जो सेल के अंदर डिजीज है वो किसी दूसरे सेल से आई। दूसरी बात, डिजीज इज एन अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज सेल्स। सो जब इफेक्ट पड़ता है सेल के ऊपर, तो सेल के अंदर कुछ फंक्शनल चेंजेस होती है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, जिनको आप आज की लैंग्वेज में माइक्रोस्कोप के नीचे ये स्ट्रक्चरल चेंजेस देख सकते हैं। और फंक्शनल चेंजेस के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट से इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो ये नॉलेज हमने कहाँ से लिया? द नॉलेज एंड स्किल कहाँ से आया? इट वाज गिवन बाय एक्यूरेट डायग्नोसिस। एक्यूरेट डायग्नोसिस कैसे सीखा हमने? ये हमने सीखा पोस्टमार्टम बीइंग अप्लाइड टू सर्जिकल पैथोलॉजी। हमने सर्जिकल पैथोलॉजी से एक्यूट या एक्यूरेट डायग्नोसिस करना सीखा। हमने सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर पोस्टमार्टम यानी डेथ के बाद
जो सेलुलर चेंजेस बॉडी के अंदर होती हैं उनको स्टडी करते हैं, या हम बायोप्सी से। सो बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों चीजों ने हेल्प की हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस को समझने के लिए। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया इज caused by pneumococci. These pneumococci, when entered in the body, they cause infection. They multiply in the body. By the multiplication, they produces toxin. That toxin, when absorbed by the body react to these toxin, and there is a pathological changes takes place in the respiratory system. These changes are known as pneumonia. So inflammation of lung tissue is pneumonia. We can understand by postmortem changes, as there are 4 stages of pneumonia: stage of congestion, stage of red hepatization, stage of gray hepatization, and last stage of dissolution. So हमने लोअर एनिमल के अंदर बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया, 24 आवर के बाद हमने उसको सेक्रीफाइस किया, उनका कट सेक्शन किया, उसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन लंग टिश्यू का किया, तो स्टेज ऑफ कंजेशन आई। अगले 24 घंटे के बाद नेक्स्ट एनिमल को सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस करने के बाद रेड हेपेटाइजेशन वाली स्टेज आई। जो स्पॉन्जी टिश्यू था लंग्स का, उसके अंदर इतना एक्सुडेशन रेड कलर का भर गया, हमने उसको नाम दे दिया रेड हेपेटाइजेशन। और नेक्स्ट 24 आवर के बाद नेक्स्ट जो एनिमल है, जिस एनिमल को बराबर हमने इनोकुलेट किया था, सो 48 आवर के बाद उसको सेक्रीफाइस किया, माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस देखी, तो उसके अंदर जो है रेड हेपेटाइजेशन हुआ। इसके बाद उसकी ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बॉडी ने रिएक्ट किया, तो नेक्स्ट स्टेज हीलिंग की स्टेज आ गई। इस हीलिंग की स्टेज के अंदर जो थी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है आनी शुरू हुई, और इसके अंदर जो है हीलिंग स्टेज आ गई। इस हीलिंग स्टेज के अंदर स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन आई। सो इस तरह से सर्जिकल पैथोलॉजी से हमने एक्यूरेट डायग्नोसिस सीखा। सो ये जितनी एबनॉर्मलिटीज डेवलप हुई सेल के अंदर, सिंस द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इन डिजीज, फोकस ऑफ अटेंशन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, ये सब कुछ उसको डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए है। सो जो सेल इंजरी है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द सेल इंजरी इज डिफाइंड एज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेस a cell encounter as a result of changes in its internal and external environment। जो सेल फेस करती है अंदर वातावरण के अंदर या बाहर के वातावरण के अंदर, जो दबाव, जो प्रेशर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पड़ता है, वो सेल को इंजर्ड करता है। सो रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस वो डिफरेंट टाइप से होगा। द रेस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन ससेप्टिबिलिटी। द रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। द टाइप ऑफ सेल, किस टाइप की सेल है, किस टाइप का टिश्यू है, एंड एक्सटेंट ऑफ टाइप ऑफ सेल इंजरी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इंजरी। सो इसके अकॉर्डिंगली बॉडी रिएक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज इन ऑर्गन्स आर कास्ड बाय डिरेंजमेंट एट सेलुलर लेवल। जब डिजीज शुरू होती है बच्चों के अकॉर्डिंग, दैट स्टार्ट्स एट सेलुलर लेवल। सो डिरेंजमेंट और डिसऑर्डर, लाइक जो बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं डिजीज के अंदर, चाहे वो इन्फ्लामेशन है, चाहे वो ग्रोथ पैथोलॉजी है, चाहे वो डिस्ट्रक्शन है, ये सब डिपेंड करता है ड्यू टू डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ सेल। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म डिपेंड करता है हमारी ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, हाउ वी रिएक्ट टू दीज environmental effect, these stresses. For example, aconite is a remedy for cold exposure। जब कोल्ड एक्सपोजर हुआ, कोल्ड विंड ने हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट किया, और हमारी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया? स्नीजिंग के रूप में। सो कॉमन कोल्ड हो गया हमें। सो सेलुलर रेस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल सेल का क्या होगा? इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड होगा, बॉडी अडेप्ट करेगी। जब कहीं सेल के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, तो ये फंक्शनल डिमांड बढ़ेगी,
बॉडी अपने आप को अनुकूल करेगी, बॉडी अडेप्ट करेगी। इस अडेप्टेशन के अंदर बॉडी के अंदर या तो एट्रोफी होगी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया। जो एथलीट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, मसल का बल्क बनता है, ये बल्क हाइपरट्रॉफी है, डिमांड है, प्रेशर पड़ रहा है सेल के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, हाइपरट्रॉफी हो गई। डिसयूज कर रहे हैं, एट्रोफी हो रही है। हाइपरप्लेजिया, जरूरत है, सेल डिवीजन बढ़ रहा है। सो इंक्रीज फंक्शनल डिमांड causes adaptation in the form of atrophy, hypertrophy, hyperplasia, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। अगर ये स्ट्रेस हमने रिमूव कर दी तो धीरे धीरे सेल अपने आप को रीस्टोर कर लेगी। सो ये इसका रिस्पॉन्स है सेल का रिस्पॉन्स या बॉडी का रिस्पॉन्स कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो, अगली स्टेज के अंदर व्हेन स्ट्रेस इज माइल्ड टू मॉडरेट, अगर स्ट्रेस पहले से ज्यादा है, माइल्ड टू मॉडरेट हो गया, तो यहाँ रिवर्सिबल इंजरी है। इसके अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस के बाद डिजनरेशन हुई। इन्फ्लामेशन अगर होती है तो इन्फ्लामेशन के बाद हीलिंग भी होती है, लेकिन अगली स्टेज के अंदर फेट क्या होगा, देयर इज डिजनरेशन। डिजनरेशन होगा या इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होगा। आजकल फैटी लिवर पेशेंट लेके आ रहे हैं रिपोर्ट्स, फैटी लिवर फैट एक्यूमुलेटेड हो गई है, तो फैट लेना बंद करेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी अपने आप लिवर सेल्स नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। सो अडेप्टेशन है, बॉडी कैसे अडेप्ट कर रही है अपने आप को, डिजनरेटिव चेंजेस हो रही है या इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो रही है। सो अगर ये स्ट्रेस रिमूव कर दी, रिपेयर और हीलिंग हो जाएगी, बॉडी वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। अगर इंजरी परसिस्टेंट है तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, अब कोई अडेप्टेशन नहीं है, सेल की डेथ इनएविटेबल है, क्योंकि इंजरी लगातार उसको डिस्टर्ब कर रही है और ससेप्टेबिलिटी की वजह से एक लेवल तक सहन करेगा, उसके बाद उसकी भी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी और सेल डेथ हो सकती है। सो जो काजिज है सेल इंजरी की, काजिज क्या है, इस काजिज को हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, दैट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू ससेप्टेबिलिटी। सो इटियोलॉजी अगर देखी जाए तो सेल इंजर्ड बाई मैनी काजिज, बहुत सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, बहुत सारे काजेज जो हैं एक्साइटिंग काज हैं, मेंटेनिंग काज हैं, सो फंडामेंटल काज हैं। सो हनीमैन ने इन चीज़ों को ऑर्गेनोमी के अंदर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सो अगर हम काजेज देखें, हम मॉडर्न और हनीमैन दोनों की थ्योरी को साथ लेके चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आज मॉडर्न जो है साइंस की लाइट के अंदर हम ससेप्टेबिलिटी को समझें। सो जेनेटिक काजेज जैसे डेवलपमेंटल इफेक्ट है, कोई साइटोजेनिक डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, कोई सिंगल जीन डिफेक्ट है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, ये सारे जेनेटिक काजेज हैं जिसकी वजह से जो जीव जन्म लेता है, प्राणी जो है कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट लेके आता है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव करता है। सो इसके अलावा एक्वायर्ड काजेज के अंदर हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, केमिकल एजेंट, कोई एसिड जो है बर्न हो गया, या किसी ड्रग ने अपना इफेक्ट छोड़ा, माइक्रोबियल एजेंट्स जो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो माइक्रो, उनके द्वारा इंजरी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स इंजरी काज कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे अंदर कुछ डिजीज पैदा कर सकती है। एजिंग के साथ भी हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर चेंजेस आती हैं। साइकोजेनिक डिजीजेस जो हैं उनका इफेक्ट है, आइट्रोजेनिक मेडिसिन का इफेक्ट है, इडियोपैथिक डिजीज हो सकती है। सारे काजेज हैं जो इन्फ्लामेशन में या पैथोलॉजी में पड़ते हैं, ये सब सेल इंजरी काज करते हैं। सो व्हेन नॉर्मल सेल इज अंडर स्ट्रेस इट अडेप्ट्स, नॉर्मल सेल के ऊपर दबाव पड़ता है तो मॉडर्न जो है इस दबाव को नॉर्मल सेल अडेप्ट करती है, अनुकूल करती है, क्योंकि
फिटेस्ट विल सर्वाइव, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती है, अपने इस स्ट्रेस को जो है वो झेलती है और अपने आप को अनुकूल करती है, परिस्थितियों के अडेप्ट करती है. बट द लिमिट ऑफ adaptive response to stimulus is जब इंजरी इस तरह की होगी, cases of constant stimulus adaptations are not sufficient to re-establish homeostasis and cell injury occurs. जब ये constant stimulation जो है हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती, एक होम्योस्टेसिस जो होना चाहिए, नॉर्मल हार्मोनियस प्ले होना चाहिए, एक बैलेंस स्टेट होनी चाहिए, वो नहीं रहती, तो सेल इंजरी होने लगती है. डॉक्टर हैनीमैन ने has put down the cause of disease as injurious influences in organism about 200 more than 200 years ago in aphorism 73. ये सारे causes हनीमैन ने मेंशन किए aphorism 73 के अंदर. So we are to see, we are to go through the organ to understand these causes. हमारा डिफेंस एज पर मॉडर्न साइंस, हम इसको ससेप्टेबिलिटी का नाम दे रहे हैं. मॉडर्न साइंस के अंदर जो डिफेंस है वो सेल का डिफेंस क्या है, वो हमारी बॉडी का डिफेंस क्या है. द इन्फ्लामेटरी एंड इरिटेटिव पैथोलॉजीज सीम्स टू एमिनेट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल डिफेंस. जितनी इरिटेटिंग पैथोलॉजी, इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी है, वो फिजियोलॉजिकल डिफेंस है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठंडी हवा लगी, उसने हमें बीमार किया, चेंज ऑफ टेम्परेचर ने, तो एकोनाइट की स्टेज डेवलप हुई, इससे कैटार इन्फ्लामेशन हुई. एलियम सिपा है, कैटार इन्फ्लामेशन में हमारी बॉडी ने ठंडी हवा की इंजरी को एक्सुडेशन से कैटार इन्फ्लामेशन के रूप में एक्सुडेशन पैदा करके ठीक किया. और उस एक्सुडेशन के साथ जो कोई एजेंट थे, चाहे वो पोलन थे, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल्स थे, वो सारे एक्सुडेशन के साथ बाहर आके वॉश आउट हो गए और कुछ टाइम के अंदर हम लोग बिना मेडिसिन के ठीक हो गए. सो ये हमारा इन्फ्लामेटरी एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर बॉडी ने फिजियोलॉजिकली रेस्पॉन्ड किया. ये हमारा फिजियोलॉजिकल डिफेंस है. आप कोई मेडिसिन कॉमन कोल्ड की नहीं लेंगे, ठीक हो जाएंगे, ये इंडिस्पोजिशन है. सो आम लैंग्वेज में कहा जाता है, आप जुकाम की दवाई लेंगे हफ्ते में ठीक होंगे, नहीं दवाई लेंगे 7 दिन में ठीक. सो ये फिजियोलॉजिकल डिफेंस है. आपने कोई स्ट्रीट फूड खा लिया, फूड की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो बॉडी जो फॉरेन पार्टिकल कुछ बैड थिंग्स कही हैं, लूज मोशन के रूप में बाहर निकालेंगी और बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी विदाउट मेडिसिन. ये फिजियोलॉजिकल डिफेंस है. लेकिन जब डिफेंस थोड़ा इससे एडवांस है, माइल्ड टू मॉडरेट हो गया इंजरी का पोटेंशियल, द ग्रोथ पैथोलॉजी सीम टू एमिनेट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव डिफेंस. अब अगली स्टेज के अंदर कंस्ट्रक्टिव डिफेंस होगा जब इंजरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है. तो लेकिन जब इंजरी इससे भी स्ट्रॉन्ग है, तो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी बॉडी के अंदर डेवलप होगी. आप देखिए, आज इंजरी कई तरह की होगी. फिजिकल इंजरी का एग्जांपल लें, पुराने टाइम के अंदर चोट लगती थी, हेयर लाइन फ्रैक्चर होता था. आज की डेट में चोट लगती है क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो सिफिलिटिक हो चुकी है. तो एक्सीडेंट जब होता है तो गाड़ियों की स्पीड इतनी तेज होती है, मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं और उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है. ये डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कई बार हमारे लिए ग्रेवियस इंजरी बन जाती है और डिस्ट्रक्टिव डिफेंस बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ता है. सो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी सीम टू एमिनेट फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिफेंस. इसी को अगर हम होम्योपैथी की लैंग्वेज में समझें, तो सोरा इज इक्विवेलेंट टू फिजियोलॉजिकल डिफेंस रेस्पॉन्स, साइकोसिस इज इक्विवेलेंट टू कंस्ट्रक्टिव डिफेंस. लगातार इरिटेशन हो रही है तो बॉडी के अंदर वहां थिकनेस स्किन की आने लगी. शू बाइट इंजरी हो रही है, अगर आपने शूज छोड़ दिया, फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाएगी. नहीं छोड़ा तो उस जगह पे स्किन हार्ड हो जाएगी. जो लोग हाथों से लेबर करते हैं, उनके हाथों पे कैलोस्टीज हो जाती है. ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टिव डिफेंस है बॉडी का. और
सिफिलिस इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। इतनी तेज इंजरी हुई कि उसने ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, ब्लड वेसल ओक्लूडेड हो गई, ओक्लूजन की वजह से इस्चीमिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, नेक्रोसिस और गैंग्रीन होगी, पार्ट को काटना पड़ गया। ये सिफिलिटिक पैथोलॉजी। सर्वाइवल मैकेनिज्म है, सर्वाइव करना है तो डिजीज पार्ट को काट के अलग करना पड़ेगा। सो सिफिलिस इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। सो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, सोरा इज इक्विवेलेंट टू फिजियोलॉजिकल डिफेंस और साइकोसिस इज इक्विवेलेंट टू कंस्ट्रक्टिव डिफेंस रेस्पॉन्स। सो सिफिलिस इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रक्टिव डिफेंस रेस्पॉन्स। सो अब सेल क्या है, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, सेल की इंजरी की बात कर रहे हैं, सेल के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, हम सेल की ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सेल क्या है? सेल आर सो स्मार्ट दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वर द फर्स्ट फॉर्म ऑन दिस प्लेनेट। इस संसार के अंदर सबसे पहले जीवन जो शुरू हुआ वो सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। और सिंगल सेल कितनी स्मार्ट थी कि उसने अपने आप को सरवाइव इस प्लेनेट पे किया। जो फॉसिल एविडेंस रिवील्स करते हैं, बताते हैं दैट दे वर हियर विद इन 600 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्म्ड। जब धरती एग्जिस्टेंस में आई उसके 600 साल बाद जीवन शुरू हुआ। जो जीवन शुरू हुआ वो सिंगल सेल से शुरू हुआ। और फॉर द नेक्स्ट 2.75 बिलियन ईयर्स दे पॉपुलेटेड द वर्ल्ड। इन सिंगल सेल्स ने इतने करोड़ों साल इस संसार के ऊपर राज किया, सरवाइव किया। किस तरह से सरवाइव किया? सेल स्मार्ट थी जो इस संसार पे अकेले जीवित रही। सो सेल को अगर हम समझे तो सेल क्या है? सेल इज टू बी कंसिडर्ड एज मिनिएचर ह्यूमन। हमारी सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारी बॉडी का, हमारी ह्यूमन बॉडी का मिनिएचर एक सेल के रूप में जीवित रहा। इस सेल से हम आज की स्टेज तक पहुंचे। तो कह सकते हैं ईच यूकैरियोट्स possesses the functional equivalent of our nervous system, digestive system, respiratory system, excretory system, endocrine system, muscle, skeletal system, circulatory system, integument, reproductive system, and even a primitive immune system which utilizes a family of antibodies like ubiquitin proteins. So एक सिंगल सेल इतने सारे फंक्शन जो है वो पूरे कर रहा था। सिंगल सेल के अंदर सब कुछ था, रेस्पिरेशन भी था, फर्दर जनरेशन भी थी, मसल, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेशन, सब कुछ सिंगल सेल। और उसकी ससेप्टिबिलिटी, उसकी इम्यूनिटी भी उस सिंगल सेल के अंदर थी। हम सिंगल सेल से मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, हम पैरामीशियम बने, हम हाइड्रा बने, हम जेलीफिश बने, हम नॉन कॉर्डेट्स बने, हम कॉर्डेट्स बने, हम समुद्र से बाहर एम्फीबियन बने, और हम जो है आगे आज की स्टेज तक पहुंचे। सो जो सिंगल सेल उस टाइम था, सिंगल सेल्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग थ्रू एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। वो सेल आज भी हैं, आज भी सिंगल सेल सरवाइव कर रहा है, अपनी लाइफ बिता रहा है। अब देखिए अमीबा, अमीबा आज भी जिंदा है, अमीबा आज भी सिंगल सेल के रूप में सरवाइव कर रहा है। पैरामीशियम भी है, हाइड्रा भी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। ये सारी हमारी डेवलपमेंट है, जर्नी है हमारी आज तक पहुंचने की। हम करोड़ों साल तक जहाँ पहुंचे हैं। सो सिंगल सेल्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग थ्रू environmental experience and are able to create cellular memories which they pass on to their offspring. जो सिंगल सेल ने एक्सपीरियंस गेन किए, वो एक्सपीरियंस आगे आने वाली जनरेशन के अंदर भी ट्रांसमिट हुए, और
वो आज भी हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस विद्यमान है, प्रेजेंट है. सो इन दिस वे द फंक्शनल function required for the single cell to stay alive are the same function required by a community of cells to stay alive. जो फंक्शन एक सिंगल सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए थे, वही सारे फंक्शन आज हमारी बॉडी के अंदर एक कम्युनिटी के अंदर है, एक कम्युनिटी के रूप में है. वी आर कम्युनिटी ऑफ सेल. हम कम्युनिटी ऑफ सेल है. हमारे अंदर ट्रिलियन सेल्स है और हम सरवाइव कर रहे हैं. किस लिए? हम यहाँ तक क्यों पहुंचे? हमारी लाइफ सिंगल सेल के रूप में कुछ घंटों की थी, कुछ दिनों की थी, या कुछ महीनों की थी. लेकिन आज हमारी लाइफ ईयर्स तक है, अगर सब कुछ सही है. आप देखते हैं जापान के अंदर और भी कई हुंजा वैली के अंदर लोगों की आयु 100 साल से भी ज्यादा है. क्यों है? क्योंकि हम एक कम्युनिटी डेवलप कर ली. हमने, हमारे सेल एक कम्युनिटी में आ गए, यूनाइट हो गए. इतने यूनाइट हो गई कि हमारी लाइफ कुछ पलों से बढ़कर सालों तक हो गई. और आप देखते हैं योगा करने वाले कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी आयु बहुत सैकड़ों साल की होती थी, जो हमारा इतिहास कहता है. So the function required for the single cell to stay alive are the same function required by a community of cell to stay alive. तो हम कम्युनिटी हैं, हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं. So the cells started to specialize. इसमें क्या हुआ? हमारी कम्युनिटी के अंदर सेल्स ने अपने आप को स्पेशलाइज किया, अचीव किया, अपने आप डेवलप किया अपने आप को स्पेशल फंक्शन के लिए. सो व्हेन दे फॉर्म मल्टी सेलुलर कम्युनिटी, जब सिंगल सेल से मल्टीपल सेलुलर कम्युनिटी बनी, तो वहां क्या हुआ? हमारे सेल्स ने काम को बांट लिया. देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. इस डिवीजन ऑफ लेबर ने हमारी लाइफ बढ़ा दी. कोई शहर बसता है तो डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं, तो वहाँ सारी फैसिलिटी बनती है, तो वो सेल, वो शहर लंबा टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहते हैं. सिमिलरली द सेल स्टार्टेड टू स्पेशलाइज when they formed multicellular communities. There is division of labor. So the division of labor is evident in tissues and organs that carry out specialized functions. So division of labor ने सिद्ध कर दिया in tissues and organs that carry out special function. So multicellular organism के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल सेल के अंदर रेस्पिरेशन का काम कर रही थी, अब हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सिस्टम बन गया है, जो रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, जो लंग्स के ऊपर, लंग्स के रूप में रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन लेके हमारे प्रत्येक सेल तक पहुंचा रहा है. सो स्पेशलाइज्ड सेल ने हमारी जो है डेवलपमेंट में हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस बढ़ा दी. सो इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लैनेट्स, सेल बिगिंस टू एक्वायर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन द एम्ब्रियो. और ये प्रोसेस एम्ब्रियो के रूप में शुरू हो जाता है. आप देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो बाइनरी फिशन करते हैं, बाइनरी फिशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, और इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है. लेकिन जब डेवलपमेंट हुई तो स्पोर्स भी बने, और मेल फीमेल जो है वो जाइगोट बने, और एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो के अंदर जो पिछली मेमोरीज, हमारी पिछली जनरेशन की मेमोरीज लेके हम लोग आए थे, तो एम्ब्रियो के अंदर उनकी डेवलपमेंट हुई. इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, cell begins to acquire these specialized function in the embryo. So cytological specialization enables the cell to form the specific tissue and organs of the body. So cell ने मिलके टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मिलके
सिस्टम बना दिए और सिस्टम में बॉडी खड़ी कर। So cytological specialization enables the cell to form specific tissue and organs of the body. So physiological function of multicellular organism are parceled out to specialized communities of cell forming bodies, tissue and organs. So जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो सिंगल सेल कर रही थी उसने पार्सल आउट कर दिया, भेज दिया हमारी कम्युनिटी ऑफ सेल्स के अंदर, और इस तरह से हमारे डिफरेंट टिश्यूज बने, डिफरेंट ऑर्गन्स बने, डिफरेंट हमारे सिस्टम बन गए। सो लेकिन आप देखिए ये हमारी कम्युनिटी डेवलप हुई, इस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल मेम्ब्रेन की इंटेलिजेंस जो थी, दो प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नर्वस एंड इम्यून सिस्टम। जो काम सेल वाल कर रही थी, सेल मेम्ब्रेन कर रही थी, अमीबा मूव कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, स्यूडोपोडिया ने पाथ चेंज कर दिया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इंटेलिजेंट थी, उसने देखा आगे रुकावट है तो उसने पाथ चेंज कर लिया। हमारी बॉडी के अंदर, इस हमारी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम सेल बाल कर रही थी वो हमारा स्पेशलाइज्ड सिस्टम, नर्वस एंड इम्यून सिस्टम कर रहा है, और ये सेंसेशन रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। सो बाय दिस डिफरेंशिएशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड among the member of community becomes embedded in the genes of every cell in the community. So हमारे वर्क का डिफरेंशिएशन हमारे जीन्स जो थे वो लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर, और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू की डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर होती है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये लेयर्स फर्दर जो है ऑर्गन को डेवलप करती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बन रहे हैं, जीआईटी बन रहे हैं, नर्वस सिस्टम बन रहा है, सीपीयू हमारा ब्रेन बन रहा है, स्किन बन रही है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बन रहा है। ये सारा कुछ जो है ये डेवलपमेंट हमारे जीन जो कोड लेके आए थे उसी कोड के अकॉर्डिंगली हमारी जेनेटिक संरचना जो है बन रही है। सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिज्म एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू सर्वाइव। सो ये हमारी अचीवमेंट है, हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने तो हमारी एफिशिएंसी, हमारी लाइफ इतनी बढ़ गई और हम जो है सालों साल जो है जीवित रह सकते हैं। तो हमारी पर्पस का एक लाइफ भी का पर्पस भी है। और हम सिर्फ, आप देखिए अमीबा का क्या पर्पस था, अमीबा का पर्पस सिर्फ सरवाइव करना था, अगली जनरेशन पैदा करना, और कोई पर्पस नहीं था। उसने अपने आप को दूसरे एजेंट से बचा के रखना, सरवाइव करना। लेकिन जब हमारी कम्युनिटी डेवलप हो गई तो इस कम्युनिटी के अंदर हमारे कुछ पर्पस ऑफ लाइफ है। इन कम्युनिटी ईच सेल कैन नॉट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंट। इस कम्युनिटी के अंदर हर सेल जो है वो जितना उसका काम उसको दिया गया है वो करेगी, इंडिपेंडेंट कोई सेल अपना काम नहीं करेगी। अगर कोई सेल आप देखिए इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाती है, हम कहते हैं कैंसर सेल जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो कैंसर सेल बन गई, वो मैलिग्नेंट बन गई। उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस या हमें प्रयास करने पड़ते हैं। सो इन कम्युनिटी ईच सेल cannot act as an independent agent. The term community implies that all of its members commit to a common plan of action. ये हमारा मिनिमम कॉमन प्लान है इस कम्युनिटी को जिंदा रखना। So the term community implies that all of its members commit to common plan of action. As more complex animal evolved, specialized cell took over the job of monitoring and organizing the flow of signals and molecules. So हमारे इस complex animal के अंदर जो इवॉल्वमेंट हुई, जो इवॉल्व हुए सिस्टम
स्पेशलाइज सेल ने अपना काम संभाला मॉनिटर करने का, ऑर्गेनाइजिंग द फ्लो ऑफ सिग्नल्स, जो सिग्नल्स पहुंचते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं हमारे पास, तो दीज सेल प्रोवाइडेड ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व नेटवर्क। तो हमारी बॉडी के अंदर एक नर्व नेटवर्क बन गया, और इस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसर जो ब्रेन है, वो ब्रेन इस सारे सिग्नल को वॉच करता है और हमें ऑर्डर करता है। सो सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम को कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। सो ये स्पेशलाइज्ड हमारी कम्युनिटी के अंदर ये बहुत रिफाइंड फंक्शन जो है, तो हर सेल जो है वो अपने फंक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, एक कम्युनिटी के रूल से बना हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का ही काम करेगा, जीआईटी जो है वो भोजन को डाइजेस्ट करेगा, प्रत्येक सेल तक पहुंचाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी, आरबीसी पहुंचेंगे। सो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, चाहे वो एक्सोस्केलेटन के रूप में है या एंडोस्केलेटन के रूप में है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड बाय द इंडिविजुअल लिविंग इन ए community contribute to both an increased survival advantages and a better quality of life. So, सर्वाइव करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? वो जब मेटाबॉलिज्म होगा, जब रेस्पिरेशन भी होगा, डाइजेशन भी होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रत्येक सेल तक एनर्जी पहुंचेगी। टू सर्वाइव ईच सेल इज रिक्वायर्ड टू expend a certain amount of energy. The amount of energy conserved by the individual living in a community contribute to both an increased survival advantage and a better quality of life. So, ये एनर्जी हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे डिफरेंट सेल्स के द्वारा, हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन के द्वारा पैदा की जाती है। ये एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में, एटीपी के रूप में, हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, मसल मास के रूप में स्टोर रहती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बेटर सर्वाइवल के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये हमारी ससेप्टिबिलिटी का बेस बनाती है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व्ड बाय द इंडिविजुअल लिविंग इन कम्युनिटी contribute to both an increased survival advantages and a better quality of life. So हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहा है, नोज अपना काम कर रहा है, माउथ अपना काम कर रहा है, सारे ऑर्गन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी लाइफ बेटर होती जा रही है, हमारी ससेप्टिबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग होती जा रही है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो है and the relationship among the cell of body keep the harmony in body for better life. जैसे हैरीमैन ने कहा, वाइटल फोर्स अगर हारमोनियस प्ले में है तो कोई डिजीज नहीं होगी। सो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन द टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड द रिलेशनशिप अमंग द सेल ऑफ बॉडी कीप द हारमोनी इन द बॉडी फॉर बेटर लाइफ। अगर हमारे इंटरनल सारे सेल्स, सारे टिश्यू ऑर्गन की आपस में तालमेल है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारी वाइटल फोर्स इसको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। सो ये रिलेशनशिप जो है हमारा आपस में सेल्स का, इसके अंदर और भी कुछ फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इस इंटरनल रिलेशनशिप के अलावा एज वेल एज द रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, हमारे आसपास कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम कमेंसल्स कहते हैं। जब अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं तो एक मैक्रो और माइक्रो जो है, these organisms are important for a field of system biology. हमें जीवित रहना है, हमारी बॉडी को हम अकेले नहीं रह सकते, हमारी बॉडी के अंदर कम्युनल अरेंजमेंट है, हमारे सिस्टम में, हम जिस सिस्टम में समाज में रहते हैं वहाँ भी कम्युनिटी डेवलप होती है, हम ग्रुप में रहते हैं। सो ये रिलेशनशिप मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह से आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फील्ड ऑफ सिस्टम बायोलॉजी।
ये सिस्टम बायोलॉजी का पार्ट है। हम जो है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर काम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे हमारे समाज के अंदर भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक सिस्टम बायोलॉजी है। सो ऑल ह्यूमन सेल्स आर डिराइव्ड, तो हम जो बात कर रहे थे बॉडी की डेवलपमेंट की, सो ऑल ह्यूमन सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द जाइगोट, द फर्टिलाइज्ड ओवम। वो क्या था? सिंगल टोटिपोटेंट स्टेम सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल सेल टाइप्स। एक सिंगल सेल ने जो है वो एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जब कंसीव किया तो एक सिंगल सेल बनी, जब स्पर्म और ओवम मिले तो एक सिंगल सेल बन गया। दोनों के अंदर बराबर जो है क्रोमोसोम जीन लेकर आए, और इस जीन ने कंसीव करने के बाद फर्टिलाइज्ड ओवम ने एक सिंगल टोटिपोटेंट स्टेम सेल was capable of producing all cell types. So, during development of organs, tissue, ये कैसे बनते हैं? By the integration of 4 closely regulated processes. इस प्रोसेस के अंदर सेल डिवीजन भी है, माइग्रेशन इंटरनल भी है, डिफरेंशिएशन भी है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी है, और इस तरह से हमारी डेवलपमेंट भी होती है। पुराने सेल खत्म होते रहते हैं, नए सेल रीजनरेट करते रहते हैं, और हमारी लाइफ जो है इस तरह से इन 4 प्रोसेस के द्वारा सरवाइव करते हैं। These प्रोसेस कंटिन्यू इन एडल्ट लाइफ। ये जन्म से लेके हमारे लास्ट तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे हम कहते हैं हमारा हार्ट पहले दिन से चालू हुआ और लास्ट डे तक चलता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू इन एडल्ट लाइफ बाय स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड स्टेम सेल्स हैं। जब चोट लगती है वो स्टेम सेल उसको रिपेयर करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बियर टीयर चलती रहती है, ये हमारी ससेप्टिबिलिटी। सो द प्रोसेस कंटिन्यूड एडल्ट लाइफ बाय स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, और सेल्फ रिन्यूअल चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। दीज सेल्स कैन आल्सो डिफरेंशिएट टू मेंटेन रिपेयर द टिश्यू इन विच दे आर फाउंड। सो ये डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल जो है वो हमारी बॉडी की वियर टीयर को वियर करते रहते हैं। सो इस तरह से हमारे अंदर हीलिंग प्रोसेस, रिपेयर प्रोसेस चलता रहता है। और अगर इस प्रोसेस के अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाए, डिसफंक्शन इन एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस मे लीड टू डिजीज। जब ये हमारी बॉडी की नॉर्मल जो कार्य प्रणाली है डिसफंक्शन हो जाए इसके अंदर, इन एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस, जो रिपेयर है, माइग्रेशन है, सेल डिवीजन है, ये सब कुछ अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी डिजीज कंडीशन में आती है। सो दिस इज क्या है? जब हमारी इजीनेस चलेगी, इजीनेस गोन and we become diseased. So dysfunction in any of these processes may lead to disease, और ये disease जो है वो symptoms के द्वारा manifest होती है, और हमारी susceptibility जो है वो play करती है health के अंदर, disease के अंदर, repair के अंदर। So हमारी body के अंदर जो हमारा human genome comprises of approximately 3.1 billion basic pairs unit of DNA. Each nucleus contains 2 copies of these genome, and thus humans are diploid organism. So genes जो हैं हमारे are the functional unit of chromosomes that result in a flow of information from DNA template via the production of messenger RNA to the production of protein. हमारी बॉडी क्या है, किस चीज से बनी है? ये सारे ही जो 5 तत्व हैं उनसे मिलकर बनी है। उन्होंने शेप अडॉप्ट की, और वो शेप जो है वो प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में बॉडी के अंदर डेवलप हुई। सारी प्रोसेस जो है वो जेनेटिक कोड के थ्रू होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिक डिजीज जो है, ऑल फैमिलियल जेनेटिक डिजीज काज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन विच आर इनहेरिटेड through the germline. So about 1% of human population carries
constitutional mutation that cause disease. So इस तरह से connective tissue disorder जो होते हैं वो म्यूटेशन इनके अंदर होता है, तभी ये डिजीज पैदा होती है. सो ये सब डिजीज बिना कारण नहीं होती. द क्लिनिकल फीचर ऑफ दिस डिसऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन विच इज म्यूटेटेड. ये प्रोटीन म्यूटेटेड होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है और फंक्शनल चेंजेस आती है. सो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन या जेनेटिक कोड के थ्रू स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंजाइमेटिक फंक्शन जो है न्यूरोट्रांसमीटर का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, वो सारी बायोकेमिस्ट्री ये सेल मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस होम्योस्टेसिस रहता है. सो द डिस्टर्बेंस if any in the above balance is due to malsynthesis in genetics in origin. So हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन प्रोटीन आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, चाहे वो वैक्सीनेशन से आए, इंसेक्ट बाइट से आए, बैक्टीरियल टॉक्सिन से आए, या जो डेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर किल होते हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, या एंटीबायोटिक की वजह से, प्रोटीन ऑइंटमेंट की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस होती है. सो इसके डीनेचर प्रोटीन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है. हमारी ये डिस्टर्ब्ड इम्यूनिटी जो है, डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस और immunity impairs immunity and causes physical as well as mental symptom according to the susceptibility of the patient. So in homeopathy हमारे लिए काज बहुत इंपॉर्टेंट है. काज और एलिमेंट मैं ज़्यादा समय लूँगा क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है. मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात पूरी करूँगा. देखिए, होम्योपैथी के अंदर काज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. काज और एलिमेंट्स फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेस्क्राइबिंग सिमलीबम. पोएट्री के अंदर स्पेशल चैप्टर है एलिमेंट्स फ्रॉम. सो ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तभी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाएंगे. सो ये डिजीज जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट ऑफ इन जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस, और एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स फिजिकल इंजरी की वजह से भी हो सकते हैं, मेंटल साइकोलॉजिकल इंजरी से भी हो सकते हैं. शब्दों के बाण, जुबान के जख्म जो हैं वो तलवार से बड़े होते हैं. जुबान के जख्म ठीक नहीं होते, तलवार के जख्म ठीक होते हैं. सो साइकोलॉजिकल काजेज, फिजियोलॉजिकल काजेज, पैथोलॉजिकल काजेज, एनवायरमेंटल काजेज, केमिकल काजेज, सो बहुत सारे काजेज हमारे अंदर डिजीज पैदा करते हैं. और जैसे विर्चो ने कहा, एक सेल दूसरी को डिजीज पैदा करती है, लेकिन तभी पैदा करेगी अगर हम उसके लिए ससेप्टेबल हैं. सो ट्रांसमिशन ऑफ infectious disease require a chain of event in this consequence of internal relationship between disease producing properties of microorganism and host defense capability against the invading organism. जो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ रहा है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, हम कैसे होम्योस्टेसिस बना रहे हैं. अगर हम इम्यून हैं, हम पूरी तरह से हेल्दी हैं, तो कमेंसल पड़े हुए डिजीज नहीं पैदा कर सकते. हमारा डिफेंस वीक हुआ तो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास पड़े थे उन्होंने अटैक किया और वो लोग अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया या अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म बन गए, हमें अफेक्ट कर दिया. तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा डिफेंस पहले वीक हुआ, और हमारा डिफेंस कई बार जो है फिजिकल और मेंटल काजेज से ही हमेशा होता है. सो द हार्मोनियस प्ले ऑफ लाइफ व्हेन डिस्टर्ब्ड इट लीड्स टू डिजीज इन द बॉडी. डॉक्टर चरणजीत सर, हमारा हिंदी सेशन का टाइम हो गया है, तो इसको वाइंड अप करिएगा. दो तीन मिनट में. सो हमारा जो हार्मोनियस प्ले ऑफ लाइफ या कम्युनिटी का डिस्टर्ब होता है, हम डिजीज होते हैं. आज का एग्जांपल आप देखिए, वार चल रही है इजराइल और ईरान के अंदर, ये हमारा कम्युनल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और ये डिजीज वहां पैदा हो गई. सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर. सो हनीमैन हैज मेंशन एक्साइटिंग काजेज, फंडामेंटल काजेज that derange the vital force and produce disease. So the homeopathic approach to treat the disturbance as per Master Hahnemann is treat the sick, not the sickness, by easily comprehensible principle. So susceptibility play a great role in healing of the body. So I am thankful to the organization IFHP for giving me the chance to share my thoughts. So I thank to all audience and organization
थैंक यू डॉक्टर चरणजीत सर, आपने आए हमें जानकारी दी इतनी अच्छी अच्छी, उसके लिए धन्यवाद। फिर से आइए। अब हमारा इंग्लिश सेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम ये हैंड ओवर करते हैं इंग्लिश तुमको। डॉक्टर धनेश सर, यू कैन स्टार्ट नाउ योर सेशन। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Charanjit and sir, and those participate in the Hindi session. Good evening, good afternoon, and good morning.